Hello everyone, a very warm welcome back all of you. कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स? सब बढ़िया एकदम? सर बढ़िया हो ना आप? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, चलिए तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टेंस में कहाँ तक हो चुका है? कहाँ तक हो चुका बताओ जल्दी से। फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में क्या हमने देख लिए थे क्या स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर्स देख लिए थे क्या हमने? नहीं देखे थे? चलिए, सिंपल फ्यूचर, इंडेफिनेट कह लो या फ्यूचर सिंपल कह लो, टेंस। विल या शैल, विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि मॉडल्स हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। प्लस अदर वर्ड्स, और फिर आ जाएगा WH वर्ड, विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स प्लस अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट ये।
हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने। अब ध्यान देना, देखो अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि कब विल यूज होता है, कब शैल यूज होता है। कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ पहले तो, विल कब यूज होता है, शैल कब यूज होता है, अगर किसी को कुछ आइडिया है तो। बताओ फटाफट। आई वी के साथ शैल, कोई बोल रहा है आई वी के साथ विल, आई और वी के साथ शैल। अब ध्यान देना, देखो सिंपल फ्यूचर है ना, दो तरह के होते हैं। दो तरह का होता है ना। देखो कौन कौन सा, तो एक होता है प्योर फ्यूचर, जैसे सिंपल पास्ट दो तरह का था, रियल और इमेजिनरी। इसी में होता है प्योर फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर। कलर्ड फ्यूचर को बोला जाता है रंजित भविष्य, और इसको बोला जाता है शुद्ध भविष्य। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना इसको, इधर उधर की बातें किए बिना ध्यान देना। देखो फर्स्ट पर्सन, तीन पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो वो आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में जो आते हैं वो आते हैं ही, शी, इट, दे, किसी का नाम, या फिर सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर या सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल। अब ध्यान देना, हाँ तो अब ध्यान देना, देखो आई वी के साथ जब हम क्या लगाएंगे, शैल, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल, तो वो क्या कहलाता है, प्योर फ्यूचर। और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ शैल, थर्ड पर्सन के साथ भी शैल, तो ये हो जाता है कलर्ड फ्यूचर। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को क्या है ना कि ये वाला पता ही नहीं है कि ये भी फ्यूचर होता है। जनरली स्टूडेंट्स को क्या पता होता है, यही पता होता है कि आई वी के साथ शैल, यू के साथ विल और थर्ड पर्सन के साथ विल। आई बात समझ में? तो यहां पर जो है कि आधे स्टूडेंट्स को यही पता, जैसा मैं देख पा रहा हूं अभी जिनके आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि कलर्ड फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड के साथ शैल, थर्ड के साथ शैल। अब ये कब होता है, जब ये होता है तो इसका मतलब है अगर कलर्ड फ्यूचर है तो वाक्य से कोई ना कोई बोध जरूर होगा। अब ये बोध होगा किसका, तो देखिएगा, तो या तो बोध होगा कंपल्शन का। कंपल्शन का मतलब है अनिवार्यता। कंपल्शन के बाद बात आ जाती है किसकी, कंपल्शन, या फिर आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चितता। जब आपने किसी काम को लेके क्या कर लिया हो, दृढ़ निश्चय कर लिया हो। फिर बात आती है विलिंगनेस की। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। और फिर आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा या वायदा।
फिर बारी आती है वार्निंग की। वार्निंग का मतलब है चेतावनी। और फिर आता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब है डर या धमकी। डर या धमकी। तो ये रहता है, देखो, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस, वार्निंग और थ्रेट। ठीक है। तो अब ये सिस्टम जब बनता है तो ये कहलाता है कलर्ड फ्यूचर। अगर वाक्य से इनमें से कोई भी एक का भी बोध हो रहा हो, एक या दो का बोध हो रहा हो, तो वहां जो है वो किस में बदल जाता है? वो बदल जाता है कलर्ड फ्यूचर में। और अगर इनमें से बोध नहीं हो रहा तो वो क्या है? प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर है, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ विल। और अगर कलर्ड बनाना है उसको, यानी इनमें से किसी एक का बोध करवाना है, तो फिर फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड थर्ड के साथ में शैल। ठीक है, चलो एक बार लिखो और ये बहुत अच्छे से लिखना, जल्दी से।
अब ध्यान देना, हाँ अनुमान हो तो फिर ये रहेगा, यानी 50-50% चांस है तो ये रहेगा प्योर फ्यूचर, और अगर फिर बात आ जाएगी 100% होगा तो ये रहेगा। जैसे देखो, अगर मैं आपको कहूं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, दो तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे कल मैं आपको 100 रुपये दूंगा, और एक मैं बोल रहा हूं कल मैं आपको पक्का 100 रुपये दूंगा, तो आपको ज्यादा विश्वास मेरी कौन सी बात पर होगा, कौन से वाक्य पर होगा? पक्के वाले पर होगा। तो वही वाली बात है, कल मैं आपको 100 रुपये दूंगा, दे भी सकता हूं और नहीं भी, तो ये 50-50% चांस हो गया, तो ये जाएगा प्योर फ्यूचर में। और अगर मैं यूज करना चाहता हूं पक्का वाली बात, तो पक्का वाली बात किस में जाएगी? कलर्ड फ्यूचर में। ठीक है, जैसे देखो, अब ये तब होता है कि सपोज करो किसी ने आपको शादी में बुलाया, अब आप जाना नहीं चाहते, लेकिन उसको डायरेक्टली आप मना नहीं करना चाहते, जाना नहीं चाहते लेकिन आप मना नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी मित्र है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते क्योंकि आपका एग्जाम है, अब मना भी नहीं करना चाहते, तो आप किस में बोलोगे उस वाक्य को, प्योर में या कलर्ड में? बताओ जल्दी से। अगर मैं बोलूं ना कि आपको अपने मित्र को मना भी नहीं करना है और आप जाना भी नहीं चाहते हो, तो किस में जाएगा? प्योर फ्यूचर में। तो आप बोलोगे आई शैल कम, तो सामने वाले को अगर इंग्लिश आती होगी तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम तो होते रहेंगे, शादी में जाना है मुझे, तो क्या पता वहां पर कोई मामला बैठ जाए तो जिंदगी की नैया पार हो जाए, शादी वादी का मामला बैठ जाए, तो शादी में तो जाना पड़ेगा, एग्जाम तो हर साल होंगे, नहीं तो 4 साल में तो एक बार होंगे ही, तो ये तो एग्जाम तो होते रहेंगे, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम। आई विल कम, और आई विल कम बोलोगे तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि और कोई आए ना आए, ये भूखा जरूर आएगा। बात आई समझ में? इनमें कोई भी आई सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई डैश गो टू जयपुर टुमारो, विल या शैल? आई डैश गो टू जयपुर टुमारो। विल या शैल? अब बताओ, इनमें अभी तक कुछ फर्क आया क्या? कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो दोनों में ही क्या चलेगा? कुछ और दूसरा एंड तो मिल नहीं रहा है, तो यहां जो है दोनों में क्या आएगा? शैल। ठीक है, अगर अभी देखोगे ना तो दोनों में क्या आएगा? शैल आ जाएगा, क्योंकि दूसरा तो हिंट हमें कहीं पर भी कलर्ड का तो हिंट मिल ही नहीं रहा, तो दोनों में क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी शैल आ जाएगा और यहां पर भी शैल आ जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई हिंट नहीं मिल रहा हमें, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर लिख दूं प्रॉमिस, आपने किसी से वादा किया आने का, या फिर अनिवार्यता हो गई, कहीं जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस है ही नहीं, है ही नहीं, अनिवार्य रूप से मुझे जाना ही पड़ेगा। अब जाना ही पड़ेगा तो क्या होगा? जाना ही पड़ेगा तो क्या होगा, ये बताओ, बताइए फटाफट। जाना ही पड़ेगा, हाँ जी, तो यहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बताओ, अब प्रॉमिस लिखने पर कौन सा सेंटेंस गलत हो गया, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सीधी सी बात है, सेकंड वाला। और यहां हिंट मिल गया हमें प्रॉमिस से, तो फिर यहां पर क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल। तो या तो इस तरह से लिखा हुआ होगा, और नहीं तो फिर देखो कैसे आता है, जैसे माई या हिज एग्जामिनेशन सेंटर
is at Jaipur. Therefore, इसलिए अब मैं एक जगह तो लिख रहा हूं आई, एक जगह लिख रहा हूं ही, तो बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा? गो टू जयपुर टू टेक द टेस्ट या टू टेक द एग्जाम टुमारो या ओवरमॉरो, परसों। ओवरमॉरो का मतलब हो जाता है परसों। चलिए अब बताओ आई के लिए क्या अब यहां तो हिंट मिल गया ना हमें, या नहीं मिला? बोलो जल्दी से, यहां तो हिंट मिल गया हमें, इज एट जयपुर, देयरफॉर डैश गो टू जयपुर टू टेक द एग्जाम टुमारो। तो यहां जो आएगा आई के साथ, क्योंकि हिंट हमें मिला कहां से, एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपका जयपुर आया है और आपने पढ़ाई की है तो आपको जयपुर जाना ही पड़ेगा, उसे जयपुर जाना ही पड़ेगा, तुम्हें जयपुर जाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां आ रहा है प्योर फ्यूचर या कलर्ड फ्यूचर, बोलो इनमें किस, इस हिंट से क्या मिल रहा है, वो प्योर फ्यूचर में जाना चाहिए या कलर्ड फ्यूचर में जाना चाहिए? बिल्कुल सभी के आंसर सही आ गए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। एक रोहित का थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, बाकी सबका सही हो रहा है। कलर्ड फ्यूचर में जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है? तो कलर्ड फ्यूचर कब होता है बताओ? फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ शैल। तो यहां आएगा विल और यहां आएगा शैल। अगर आपने यहां पर कर दिया शैल और नीचे कर दिया विल, इसका मतलब मामला वापस गड़बड़ हो गया कि आपको सेंटेंस पढ़ना ही नहीं आया। तो अब बताओ समझ में आ गया ना सबको? ये डिफरेंस होता है। अब तो विल और शैल में कोई दिक्कत नहीं है सबको? किसी को भी दिक्कत है क्या? हाँ, जब डेफिनेट करना हो तो कलर्ड वाला। अब जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू मस्ट कम विद योर प्रोजेक्ट टुमारो। with your project tomorrow. Otherwise, punished। तो अब बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? क्या आएगा? तो यू मस्ट कम विद योर प्रोजेक्ट टुमारो, तुम्हें प्रोजेक्ट लाना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें क्या होगी, सजा होगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यहां आएगा शैल, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, कलर्ड फ्यूचर को। भाई दोनों में से एक काम होगा, या तो प्रोजेक्ट लेके आना, नहीं तो फिर दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ जो भी विल कर रहे हैं वो गलत है, जो भी शैल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ विल कर दोगे तो इसका मतलब पनिशमेंट दिया भी जा सकता है और नहीं भी लेकिन यहां से हिंट मिल गया ना, मस्ट, तुम्हें लाना ही पड़ेगा। अरे आर्टिकल वाला वीडियो कैसे नहीं है? चलिए अब नोट कर लो फटाफट, ये वाले तो हो गए होंगे, नोट कर लिया होगा, अब ये नोट कर लो जल्दी से।
चलिए, वो तो इम्पेरेटिव्स हो जाते हैं। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो अब अगर जैसे मैंने सेंटेंस लिखा इफ आई डैश, गो टू नेपाल, ब्राइड फॉर यू। हाँ भाई, इस सेंटेंस में बताओ आप मुझे, पहले वाले में शैल और विल में से क्या आएगा, दूसरे वाले में विल और शैल में से क्या आएगा? हाँ, उसी में सॉल्व हो जाते हैं। अब बताओ, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा? पहले वाले में शैल, दूसरे में विल। कोई बोल रहा है पहले में विल, दूसरे में शैल, दूसरे में शैल। चलो ठीक है भाई, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो अगर दो उपवाक्य, वाक्य कितने उपवाक्यों से मिलकर बना हो? दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो। और ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये थर्ड। तीन वाक्य हैं और तीनों के तीनों कितने उपवाक्यों से मिलकर बन रहे हैं? दो दो। ये पहला उपवाक्य, ये दूसरा, ये पहला वो दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो जब एक वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो, दो उपवाक्यों से मिलकर बना हो, तो अगर एक उपवाक्य में कौन सा टेंस चल रहा हो? पास्ट टेंस, या उससे पहले अगर दोनों उपवाक्य अब जुड़ किससे रहे हो? कंजंक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, उसको ध्यान देना। देखो इफ, ठीक है, इफ, या फिर बात आ जाए इन केस, या बात आ जाए अनलेस, या इन केस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग दैट, या प्रोवाइडेड दैट, या बात आ जाए अनलेस, व्हेन, टिल, अनटिल, टिल, अनटिल, सिंस, while, as soon as long as, या बिफोर आफ्टर, बिफोर या आफ्टर, इनसे अगर जुड़ रहा हो तो ये सारे कंजंक्शन याद रखने आपको। और ये मैंने लिखवाए थे आपको कंडीशन में और टाइम वाले में, कंडीशन में और टाइम वाले में। तो यहां से लेके यहां तक ये बताते हैं यदि या बशर्ते, इनका अर्थ होता है यदि या बशर्ते, और ये अनलेस आता है जब तक नहीं। तो अगर हम देखें तो ये जो है यहां से यहां तक, ये सारे के सारे कंडीशन को बता रहे हैं ऊपर वाले, और इससे नीचे वाले जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं टाइम को। किसको बता रहे हैं? टाइम को। ये सारे के सारे जो है ये किसको बता रहे हैं? टाइम को बता रहे हैं। टाइम, टाइम के कंजंक्शन है। और ऊपर वाले जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं किसको? वो बता रहे हैं कंडीशन को। ये ऊपर वाले किसको बता रहे हैं? कंडीशन यानी शर्त, और टाइम यानी समय। तो अगर दो उपवाक्य इन कंजंक्शन से जुड़ रहे हो और एक में अगर पास्ट टेंस चल रहा हो,
पास्ट टेंस तो दूसरे में भी पास्ट चलेगा। एक में अगर प्रेजेंट चल रहा हो तो दूसरे में भी प्रेजेंट चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरर के नजरिए से। लेकिन एक में अगर फ्यूचर चल रहा है तो दूसरे में ना तो फ्यूचर चलता है ना पास्ट चलता है। तो बताओ क्या चलता है? तो वो चलता है प्रेजेंट। क्या चलता है? प्रेजेंट टेंस चलता है, और नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट। तो अगर एक में फ्यूचर है तो दूसरे में प्रेजेंट चलेगा। अरे हाँ कमलेश, ठीक है ना, कितनी बार एक ही मैसेज करोगे? तो वो जब क्वेश्चंस लेके आता हूं उसी में हो जाते हैं। हाँ जी ठीक है। तो अगर एक पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में, एक प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट, एक फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों उपवाक्य या तो कंडीशन वाले या टाइम वाले कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं। कंडीशन वालों में ये आ रहे हैं, टाइम वालों में ये आ रहे हैं। मैंने सीमित कंजंक्शन लिखे हैं, इनको याद रखना। अगर इनसे दो क्लॉज जुड़ते हैं तो फ्यूचर में एक है तो दूसरा फ्यूचर में नहीं चलेगा, प्रेजेंट में चलेगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एरर है मोस्ट प्रोबेबली। नहीं, ये किसी भी टेंस में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्रेजेंट में जाएंगे या ये वाले फ्यूचर में जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये किसी भी टेंस में जा सकते हैं, पूरा ये 20 का है। हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने? तो अब बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? हाँ बिल्कुल सही आ गया। अब इसमें आप विल भी लगा सकते हो और शैल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इसमें जो है ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे लिखा जा सकता है? ये तो गलत हो गया इनकी वजह से। तो अब इस सेंटेंस को देखो, लिखने का तरीका क्या है।
इफ आई गो टू नेपाल। अब चाहे आप विल लगाओ चाहे शैल लगाओ, दोनों ही आ सकते हैं। विल है इसका मतलब लाऊंगा ही लाऊंगा दुल्हन तुम्हारे लिए, शैल का मतलब है कि ला भी सकता हूं और नहीं भी। विल शैल ब्रिंग अ ब्राइड फॉर यू। ठीक है, अब इसमें हिंट किससे मिला हमें? तो जो हिंट मिला वो मिला इफ से। फिर एक तरीका और है इसको लिखने का कि बीच में ले आते हैं हम विल इसको, इफ को। इफ आई विल या शैल, ये तो सही है। गो टू नेपाल, इफ गो टू नेपाल, bring a bride for you, if I go to Nepal, go to Nepal। समझे आप लोग? तो यहां पर ये चीज चलेगी। यहां पर हिंट हमें किससे मिल रहा है? इफ से। ये देखो, इफ के साथ वाला क्लॉज जो है वो फ्यूचर में नहीं जाएगा। या आपको ये कंजंक्शन याद रखने होंगे, ये वाले। ये कहते हैं कि हम फ्यूचर को लेके नहीं चलेंगे। फर्स्ट वाला क्लॉज फ्यूचर जरूरी नहीं है, ये तो कौन डिसाइड करेंगे? कंजंक्शन डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैसे चलेगा। ये वाले जो कंजंक्शन है या तो शुरू में आ सकते हैं या बीच में आ सकते हैं। अब जैसे देखो, इफ दिखाई दे रहा है यहां पर। अब इफ को हमने यहां पर क्या कर दिया? शुरू में। और यहां क्या कर दिया? बीच में। तो इसके साथ वाला क्लॉज फ्यूचर में नहीं चलेगा। अब जैसे देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई विल go from here as soon as संजना will come। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में क्या एरर है? बताओ। कहां से विल हटाएं? पहले वाले में से या दूसरे वाले में से? तो ये तो डिसाइड कौन करेगा? ये क्या हम डिसाइड करेंगे क्या? नहीं, ये डिसाइड कौन कर रहा है? एज सून एज। क्या ये कंजंक्शन इसमें दिख रहा है? ये रहा, बिल्कुल एज सून एज। ये रहा एज सून एज। अब एज सून एज आ गया है, तो अब एज सून एज की शर्त यह है कि मेरे जस्ट बाद वाला, तुरंत बाद वाला उपवाक्य फ्यूचर में नहीं चलेगा। तो अब इसको तो इससे लेना देना है। फर्स्ट वाले में से विल हटाऊं या सेकंड वाले में से हटाऊं? पहले तो ये बताओ आप मुझे, फर्स्ट वाले में से या सेकंड वाले में से? तो सेकंड वाले में से विल को हटाया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है ये कंजंक्शन। ये कहता है मेरे बाद वाले में फ्यूचर नहीं आएगा, तो चलो विल हटा दिया। अब विल हटाया तो संजना कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा? कम्स आ जाएगा। संजना कम्स। तो जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे ना, तब तो ये फ्यूचर में जाए, मतलब हिंदी में तो दोनों भविष्य काल में जाएंगे। जैसे मैं यहां से चला जाऊंगा जैसे ही संजना आएगी, तो ना तो मैं यहां से गया हूं ना संजना अभी तक आई है, दोनों कार्य भविष्य में होंगे। ठीक है, दोनों कार्य भविष्य में होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखेंगे तो दोनों फ्यूचर में नहीं जाएंगे, एक फ्यूचर में जाएगा तो दूसरा प्रेजेंट में जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे स्टार्ट कर दूं, एज सून एज संजना विल कम,
आई विल गो फ्रॉम हियर। हाँ भाई, अब इसमें से बताओ फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में क्या आएगा बताओ। फिफ्थ वाले में से किसको हटाऊं मैं, पहले वाले में से विल हटाऊं या दूसरे वाले में से हटाऊं? बोलो जल्दी से। हाँ जी, तो यहां जो आएगा इसमें जो चलेगा विल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, शैल आएगा, सॉरी कुछ नहीं आएगा, पहले वाले में से विल हट जाएगा। संजना विल कम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब बताओ ये वाला समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल प्लस अदर वर्ड्स। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा WH वर्ड, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, क्योंकि
मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए ये बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये तो बताया था मैंने आप लोगों को। और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। वी एंड वी फोर एक ही है, वी वन प्लस आई एन जी प्लस और वी फोर एक ही बात है। वी वन प्लस आई एन जी इजिकल्स टू वी फोर। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो जैसे मैंने लिखा शी विल बी knitting a sweater for her husband. At this time, husband, at this time, knitting a sweater
for her husband at this time. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सेंटेंस यहीं तक छोड़ दूं तो अभी तक कुछ फर्क आया है क्या इनमें? अरे कमेंट्स वमेंट्स छोड़ो, अभी बताओ फटाफट जल्दी से, इसमें क्या सेम ही चलेगा? निटिंग का मतलब होता है बुनना, स्वेटर बुनना, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा यहां इज, वॉज, विल बी या शैल बी, ठीक है। फिर इधर आ रहा है, अब देखो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं यस्टरडे, क्या लिख दिया मैंने? यस्टरडे, और यहां लिख दिया मैंने टुमारो, तो बताओ अब कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? अब तो परिवर्तन हो गया, और बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो बताओ अब इसमें क्या आएगा? इज, वॉज, विल बी, शैल बी, और यहां क्या आएगा? इज, वॉज, विल बी या ऑल ऑफ द अबव? हाँ जी, अब ये सेंटेंस जो सॉल्व कर लेगा उसके कंसेप्ट क्लियर है। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? तो देखो, शी निटिंग अ स्वेटर फॉर हस्बैंड एट दिस टाइम, तो वो अभी क्या कर रही है?
तो यहाँ हिंट मिला एट दिस टाइम से, तो वो अभी इस वक्त क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है। और यहाँ ये कह रहा है कि कल इस वक्त क्या कर रही थी, तो फिर यहां आ जाएगा एट दिस टाइम, यस्टरडे से हिंट मिल रहा है, इज नहीं आएगा, विल बी, शैल भी नहीं आएगा, ये तो फ्यूचर को बता रहा है, तो वॉज आ जाएगा। और यहां बात हो रही है फ्यूचर की, तो यहाँ इज वॉज नहीं आएंगे, ऑल ऑफ द अबव कट गया, तो फिर सही ऑप्शन कौन सा होगा, विल बी। ठीक है, और एट दैट टाइम लगा देता तो वॉज आ जाता। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, शाबाश। कल इस वक्त वो क्या कर रही होगी, तो स्वेटर बुन रही होगी। कल वो इस वक्त क्या कर रही थी, स्वेटर बुन रही थी। इस वक्त क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है। हाँ, कल टेंस खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।